को चार्ट शो कर रहा है। यस सर। ठीक है, चलिए। कर लीजिए सर ज्वाइन, और समय देता हूँ 30 सेकंड तक रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसको आना होगा, आएगा। पहले इंट्राडे प्राइसेस को देखेंगे। काफ़ी चीज़ें हम लोग जो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही प्राइसेस को लेकर चलेंगे, और दिन का जो भी मूव रहा उसको कैच करेंगे, और जो भी आपने ट्रेड किया वो क्यों किया गया वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें कुछ लोगों को देखिए, मैंने आयरन फ्लाई पे डिस्कशन किया तो उसके पूरे रिस्क रिवॉर्ड को लेकर थोड़ा किसी को कन्फ्यूज़न है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस को लेकर कन्फ्यूज़न है। अगर समय रहा तो मैं उस पर भी डिस्कस कर लूँगा। शुरुआत करेंगे इंट्राडे प्राइजेक्शन से। ठीक है, देखिए आज मॉर्निंग में आपको ट्रेड कराया। बहुत कम ऐसा होता है जब मैं 9:15 आपका मार्केट ओपन हुआ 9:15 के समय, 9:15 AM के पहले 5 मिनट के अंदर ही मैं आपको ट्रेड दे दूं। और आज तो वो समय रहा होगा जब मार्केट कॉन्टिन्यूस पहली कैंडल 5 मिनट का आपको गिरते हुए दिख रहा होगा, फॉलिंग की तरह गैप अप हुआ होगा और गिर रहा होगा। मैंने उस टाइम पर नीचे से पुट शॉट कराया। ठीक है, जैसा लोगों का रिस्क रिवॉर्ड वैसा आप लोगों ने अपने हिसाब से शॉर्ट किया। मैं आप लोगों को जो पोजीशन मिला होगा, किसी को 41,600, 500, 700, 800, ये सारी पोजीशंस रही। तो देखिए, अगर मैं बेसिकली क्या कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें कहने लायक हैं, तो सभी चीज़ों को अगर मैं नहीं डिस्कस कर पाऊँगा तो किसी ना किसी सेशन में मैं ज़रूर टच कर देता हूँ। तो रिलेट करते रहा करिए चीज़ों को। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मॉर्निंग में प्रीवियस डे का क्लोज मान लेते हैं ये 100 है। ठीक है, 100 पर कोई भाव बंद हुआ है कल के दिन, और आज की क्लोजिंग गैप अप होती है 102, 103, मतलब एक अच्छा आधा पौन % या 1% के आसपास अगर गैप अप मिल जाता है, 250-300 पॉइंट के आसपास भी अगर बैंक निफ्टी गैप अप मिल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो फिर सडन बाइंग नहीं बनती। खुद ही कहता हूँ ये बात। तो अब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि वो कौन सा तरीका हुआ कि गैप अप के बाद और पहली कैंडल नेगेटिव बन रहा है, उसके बावजूद मैं आपको लॉन्ग करा रहा हूं मार्केट। देखिए ये सारी चीजें रिलेट करती हैं प्राइजेक्शन से। एक आज का सेटअप है और एक सेटअप और है जब बाजार कंटिन्यू अप ट्रेंड में होता है। अभी तो हम लोग एक चॉपी मार्केट में है, प्राइस एक जोन में बना हुआ है। तो जब पहले से प्राइस अप ट्रेंड में पहले से चलता है, थोड़ी देर नीचे आता है रिट्रेस करके, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर इस तरह के मूवमेंट में हो और अचानक से एक बड़ा गैप डाउन मिले, मैं ओपन होते ही बाई करता हूं, और ये स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड्स होती हैं और बहुत बड़े प्रॉफिट दे के आती हैं। और एक पैटर्न आज का है। ठीक है, एक पैटर्न आज का है। ये दो पैटर्न्स हैं। अभी ये इसको जब अप ट्रेंड में मार्केट था तो मैं क्लास में डिस्कस करता था कि जिस दिन भी मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में आएगा और फिर ये पैटर्न्स बनेंगे तो लाइव मार्केट जब भी प्रैक्टिकल मैं आपको ट्रेड कराऊंगा और फिर उस पर डिस्कस करूंगा। तो आज जो पैटर्न हुआ है उस पर बात कर लेते हैं कि कब ऐसे हुआ। देखिए समझिएगा बात को ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को रीड करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट, यही तो देखा करते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध भाव के ऊपर जाने का, सपोर्ट का मतलब भी प्रतिरोध भाव के नीचे गिरने का। कोई ऐसा भाव कि चलते हुए भाव को ऊपर जाने से रोक दे, और सपोर्ट कोई ऐसा भाव जो गिरते हुए भाव की गिरावट को रोक दे। दो ही तरीके हैं। ये कौन से भाव होते हैं? जहां से पिछली बार बाजार गिरा हो, कोई प्राइस गिर कर आया हो, वही उसका अगला रेजिस्टेंस माना जाएगा। जहां से पिछली बार घूमकर बाजार ऊपर गया है, दोबारा वहीं आता है, तो वही उसका अगला सपोर्ट माना जाएगा। यही बातें हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी के साथ मैं एक चीज और डिस्कस करता हूं क्या,
कि अगर रेजिस्टेंस को, जैसे अगर ये प्रतिरोध है तो कभी ना कभी बाजार तोड़ता तो है ही ना, सपोर्ट है कभी ना कभी बाजार तोड़ता तो है ही। वो तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो मैं कई बार डिस्कस करता हूँ कि जैसे प्रीवियस सेशन में मैं डिस्कस कर रहा होऊंगा या उसके पहले जब भी ब्रेकआउट कराता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, प्राइस अगर नीचे से बाइंग उठा के गया यहाँ तक और इसको इस लेवल को ब्रेक करना है, तो देखिए डायरेक्ट गैप अप हुआ तो प्राइस गिर गया। अगर अच्छा भाव होता तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स, प्रतिरोध किस बात का है, पिछली बार सेलर ने सेल किया है, इसी बात का तो रेजिस्टेंस है। ये जो 42,700 का भाव है, ये किस बात का रेजिस्टेंस है, इसी बात का रेजिस्टेंस है। आज इसको नहीं निकल पाया अभी तक, ये किस बात का रेजिस्टेंस है कि प्राइस यहां पर पहले से सेलर्स सेल कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर निकलना है तो क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है कि इनकी सेलिंग को खरीद लीजिए, जितना भी ये बेचे उसको खरीद ले कोई। अब सेलिंग बड़ी है, इतनी बड़ी सेलिंग है कि बाजार गिरा जा रहा है सर, तो बायर भी बड़ा चाहिए होगा। अब देखिए फिर वही बात आ गई कि अगर सेलिंग बड़ी है तो बायर बड़ा चाहिए, और फिर बायर अच्छा भी चाहिए। अच्छा बायर कैसा होता है कि अब यहीं पर इसी प्राइस पे सेल किया जाएगा तो वो यहीं रुककर खरीदारी करे, रुका रहे यहाँ पर काफ़ी देर तक ठहरे, क्योंकि शॉर्ट्स हो रहे होंगे दोबारा से बाजार को। जैसे आज प्राइस पहुंचा ना यहाँ तक तो दोबारा से शॉर्ट किया जा रहा है, पिछली बार किया गया, उसके पहले गिराया गया, तो फिर से किया जा रहा है। अब अगर ये निकला तो ब्रेकआउट कर देगा। तीसरी बार है ना ये, चौथी बार में ब्रेकआउट होता है, सभी को पता है। अब देखिए, अब अगर बाजार को इसी प्राइस को ऊपर जाना है तो कैसे जाना होगा, तो जो यहाँ पर सेलर सेल कर रहे हैं वही खरीदना होगा। खरीदारी कैसे होगी, ये तो सेल कर रहे हैं तो ये सेल करें, आप खरीदिए। ये सेल करेंगे, मान लेते हैं इन्होंने 100 ऑर्डर्स, अपने 100 क्वांटिटी लगाई, फ्यूचर को शॉर्ट पहले से पेंडिंग है, तो आपको क्या करना होगा, इसको खरीद लेना होगा। दोबारा से इनके और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, 10,000 क्वांटिटी फिर से एग्जीक्यूट हुई सेलर की, आपको फिर खरीद लेना होगा। 10,000 क्वांटिटी आपको इधर से लेनी होगी। फिर से उनके 1,00,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए तो आपको फिर वो खरीद लेने होंगे। तो ये क्या चल रहा है, जितना सप्लाई दे रहा है ना सेलर, उसको हम खरीदते जा रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो डिमांड जनरेट होती है ना ही सप्लाई जनरेट होती है। ध्यान से समझिए, ना तो बाजार ऊपर जाने की कंडीशन में है क्योंकि जो बेच रहा है उसको खरीदा जा रहा है, डिमांड ज़्यादा तो हो नहीं रही, इक्वल बाइंग चल रही है, और जितनी सेलिंग चल रही है उतना खरीद भी ले रहा है, तो गिर भी नहीं सकता है। ना तो पैनिक जनरेट हो रहा है, ना तो सेलिंग जनरेट हो पा रही है, सप्लाई जनरेट हो पा रही है, ना ही डिमांड जनरेट हो पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, किसी रेजिस्टेंस के, देखिए ये बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, मैं बात करूँगा ट्रेंड लाइन पर, ठीक है, पहले समझ लीजिए और कुछ लोगों के लिए रिपीट होगा, बिल्कुल आसान रहेगा। तो इस तरह से बाजार क्या करेगा, कोई भी प्राइस आके नियर बाई रेजिस्टेंस थम जाएगा, रुक जाएगा, एक जोन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे आज का बाजार कोशिश कर रहा था कि कम से कम कहीं यहीं रुक लिया जाए। आखिर में थोड़ा सा पैनिक आया रिजल्ट्स के आसपास, और मुझे लगता है कि ये पैनिक दूर हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, आगे डिस्कस करेंगे। अब होगा क्या यहाँ पर, अगर ये बाजार यहाँ रुकता है प्राइस थोड़ी देर, इसका मतलब क्या है, प्राइस के रुकने से हम लोग पहचान पाएंगे कि शायद हो सकता है, सेलर्स तो सेल कर रहा है, उसका धर्म है, तो कोई रुककर खरीद रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस के ऊपर जाने के लिए इसी को इसका दरवाजा मान लिया जाए, किवाड़ की तरह हो, ये गेट की तरह हो, तो समझिए आप क्या कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तखत दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खटखट खटखट कर रहे हैं और उसके ऑर्डर्स को खरीद रहे हैं कि कभी ना कभी एक समय, अगर आप अच्छे बायर हैं और जितना वो बेच रहा है खरीद रहे हैं, कभी ना कभी ब्रेकआउट कर देंगे, कभी ना कभी डिमांड जरूर ज्यादा हो जाएगी। आप खरीदारी एक ही कंडीशन में कर रहे होंगे, आपके पास पैसा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आप किसी ना किसी कारण से इस बाजार में बुलिश होंगे, और हम लोग तो वो है नहीं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका आपस का मामला है। तो हम लोग तो सिर्फ उनके जो पद चिन्ह हैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी फुट स्टेप्स हैं। तो कैसे पहचाना है कि नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस आए और वहां आके खड़ा हो जाए और टिका रह जाए, और उसके बाद अगर निकलता है ना, तो समझ लीजिए एक अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ देखिए, रेजिस्टेंस एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये एक क्षैतिज रेखा की तरह है कि प्राइस पिछली बार जहां से गिरा वहीं से गिरा है। अब प्राइस क्या है, प्राइस तो ऐसे भी गिरता है, ये भी तो गिरावट है।
ये क्या गिरावट है, इक्वल प्राइस से गिरा है, कि जहां से पिछली बार गिरा वहीं से गिरा। ठीक है, पिछली बार जहां से सेल किया गया वहीं से सेल किया गया। तो सेलर क्या एक ही तरह से सेल कर सकता है? क्या नहीं, दूसरे तरीके से भी सेल करता है। वो क्या? अब मान लेते हैं कि सेलर्स को कहीं ज्यादा ही क्वांटिटी सेल करनी है, तो सेलर कैसे सेल करेगा बताइए? अगर पिछली बार सेलर 44,000 पे मान लेते हैं शॉर्ट कर रहा है और उसको बहुत क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, तो पहला पैनिक आएगा, फिर प्राइस ऊपर जाए, फिर वो सेल करे। तो इतना इंतजार नहीं कर सकता वो बायर्स के लिए। हो सकता है बायर उसको नेक्स्ट टाइम में बीट कर दे, अगर ज़्यादा बुलिश हो जाए, तो इतना मौका नहीं देगा। वो क्या करेगा, पहली बार 44,000 से गिराएगा, अगली बार 43,000 से ही गिरा देगा, उसके अगली बार 42,000 से ही गिरा देगा। तो ये क्या है, इस तरह से प्राइस देखिए गिरता है। ये भी गिरावट का एक तरीका है, ये भी गिरावट का एक तरीका है। इक्वल प्राइस से गिराया जा सकता है और नीचे के भाव से भी और नीचे सेल किया जा सकता है, कि पिछली बार सेल किया 44,000 से, फिर 43 से, फिर 42 से, नीचे के प्राइस पे सेल करते हुए नीचे बढ़ रहे हैं। ये भी एक तरीका है। तो ये जो तरीका है ना, इसको कहते हैं ट्रेंड के साथ गिरावट। जिधर भाव चल रहा है उसी तरफ ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं लोअर लेवल्स पे। गिरावट है ना तो लोअर लेवल्स पे, यही ऊपर जा रहा होता तो हायर लेवल्स पे जो खरीदार है वो खरीदते हुए भाव को ऊपर ले जा रहा है। ये बिकवाली करते हुए नीचे लिए आ रहा है। पहले यहां बेचा होगा, फिर यहां बेचा होगा, फिर यहां बेचा होगा, आखिर बार यहां बेचा है। अब नीचे के लेवल पे कहीं बायर भी खरीदना चाहता है, तो फाइट की शुरुआत हो गई है, प्राइस कहीं फंस गया है। अब इसी को कहते हैं ट्रेंड के साथ गिरावट। ठीक है, तो मतलब अगर आप पहचान लेते हैं कि पिछली बार बाजार गिरा है 44,000 से, तो कैंडल्स बनी होंगी गिरावट की। अगली बार थोड़ा सा ऊपर आया तो गिरा 43,300 से। ठीक है, और फिर नीचे आया है और फिर ऊपर गया तो फिर गिरावट हुई है 43,100 से। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम सेल किया 44,000 से, फिर किया है 43,000 से, 43,900 मान लेते हैं, जो भी आप मानिए, ये फिर सेल किया है 43,100 से। तो 3 जगह से सेल किया है लोअर लेवल पे, पहले ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। मतलब सेलर और सेल करना चाहता है, नीचे भाव को लाना चाहता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, ट्रेंड लाइन। कि सेलर जिस ट्रेंड से शॉर्ट कर रहा है ना, इस तरह चल रहा है, अगली बार ऊपर जाएगा तो इसी ट्रेंड लाइन के पास से दोबारा शॉर्ट करने की कोशिश कर सकता है। यही तरीका हुआ। तो देखिए, ट्रेंड लाइन दो तरह से है। अगर आप ऊपर का ट्रेंड लाइन खींचते हैं कैंडल के ऊपर से गिरावट के लिए, अगर इस तरह से फ्लो है और आप ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जो आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अभी मार्क कर रहे थे ना इस तरह से, तो ये इस तरह से भी रेजिस्टेंस ही है। ये जो प्राइस है ये रेजिस्टेंस की तरह है। अब आपने ये एक लाइन जो ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्रतिरोध है भाव के ऊपर जाने का, क्योंकि सेलर सेल कर रहा है इस ट्रेंड से। हम लोगों ने क्या किया है, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है एक लाइन को ड्रॉ कर। ठीक है, अब सेम पैटर्न, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है। अगर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट की कंडीशन क्या है, प्राइस उसके पास आए और उस दरवाजे के पास आके उस दरवाजे को खटखटाए, काफी देर खड़ा रहे, कभी ना कभी दरवाजा जरूर खोलेगा सामने वाला और प्राइस निकल जाएगा। अगर आप उससे डायरेक्ट भिड़ने चले गए ना और आप दरवाजा तोड़ने की कोशिश की अंदर जाने की, फिर नहीं मानेगा। फिर आपको यही ब्रेकआउट फेलियर होते हैं कि आप नीचे से बाई करके आए हैं और नियर बाई रेजिस्टेंस रुके नहीं और डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहे हैं, फेलियर है। आज HDFC का पैटर्न काफी बुलिश था, आज का हाई लगा 1670, उसका एक रेजिस्टेंस प्राइस है 1669-70। पिछली बार की गिरावट वहीं से है, उसके पहले की गिरावट भी वहीं से है। तो बहुत बढ़िया इंट्राडे शॉट बना हुआ था वहां पर। निफ्टी में एक बहुत अच्छा नॉट पैटर्न बना हुआ है, आप लोगों ने ट्रेड किया। मैं तो इंट्राडे यहाँ पे लगा हुआ था, काफी ट्रेड्स आज बेहतर हुई, बाइंग की, अच्छा खासा चल रहा था, तो मैं बैंक निफ्टी में ही था। आप लोगों ने उस नॉट पैटर्न को भी ट्रेड किया। तो देखिए, इस तरह का प्राइस, मैंने क्या कहा, नियर बाई रेजिस्टेंस जाके खड़े हो जाइए। और रेजिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ट्रेंड के साथ भी हो सकता है। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा। एक बार प्राइस ऐसे नीचे आया और ये मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस लाइन है, यहां से गिर गया, दूसरी बार गया, दूसरी बार भी गिर गया, अब तीसरी बार इसके पास जाके खड़ा हो जाए और गिरे नहीं, इसी के साथ गिरता हुआ, और ट्रेंड लाइन चल रही है और प्राइस भी नीचे आ रहा है लेकिन खड़ा उसी के पास है, सस्टेन कर रहा है नियर बाई ट्रेंड लाइन। अब वहां से सेलिंग नहीं आ पा रही है, मतलब सेलर तो सेल कर रहा है
और प्राइस गिरता हुआ भी दिखेगा, लेकिन वो बाइंग चल रही होगी। क्या चल रही होगी? बाइंग चल रही होगी। अब इसको मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लाइन हुआ, प्राइस इस तरह से जाएगा और यहीं इस तरह से खड़ा हो जाएगा इसी के पास। अब गिरावट नहीं करेगा, अगर गिरावट होती तो दोबारा नीचे आता। ये दोबारा नीचे नहीं आने की कोशिश कर रहा है, उसी के पास रुक रहा है। इसका मतलब क्या है? सेलर तो अपने ट्रेंड पर कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन ले रहा है, लेकिन बायर अब भाव को छोड़ने को तैयार नहीं है। बायर अब भाव को छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, दो पैटर्न मैंने कहे। पहला क्या कि अगर कोई मूवमेंट होता है अप ट्रेंड में और अचानक से गैप डाउन हो, मैं उसको लॉन्ग करता हूं और अच्छा खासा पैसा मिलता है। कई एग्जांपल्स मैंने पहले आप लोगों को साथ में इंट्राडे ट्रेड कराया है, 9.15, 9.16, 9.17 पे ट्रेड देकर। आज भी मुझे लगता है 9.17, 18 तक आप लोगों ने ट्रेड ले लिया होगा। आज पैटर्न क्या था? सिर्फ पैटर्न पे नहीं था। देखिए, अमूमन देखा जाता है कि जैसे ये 3-4 कैंडल यहाँ पे देखिए, सभी चीज़ों को एक साथ समझिए, मैं आखिर में जाके सारे पॉइंट्स को ऐड कर दूंगा, एक साथ ला दूंगा। मैं कल मूवमेंट के लिए बैठा था कि कोई मुझे एक्सपायरी सेशन पे मूवमेंट मिलेगा, और मैंने आप लोगों से कहा भी होगा कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है बाजार में। अगर किधर भी मूवमेंट मिले, चांसेस मैंने कहा होगा कि 70% के ऊपर 70% मेरा है कि मैं लॉन्ग की तरफ देखूंगा, और मैं पोजीशंस भी बिल्ड कर रहा था, शुरुआत कर दी थी। अगर प्राइस और ऊपर चलता ना तो मैं और ऐड करता जाता पोजीशंस। एक्सपायरी था, मुनाफा अच्छा होता। आज जो है, अगर एक्सपायरी को प्राइस बिल्ड किया गया है, रोका गया है, ठहराया गया है और एक जोन को बनाया गया, और अगर एक्सपायरी को मूवमेंट नहीं मिलता है ना, तो यकीन मानिए नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को मॉर्निंग में पहले आवर में वो मूवमेंट ओवर होगा, मिलेगा जरूर। वही ये बात है। अब समझिए मैं क्यों ऊपर के लिए बुलिश था और मूवमेंट अपसाइड के लिए देख रहा था। यही पैटर्न है। देखिए, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूं। ठीक है, देखिए प्राइस ने क्या किया बताइए। यहां पर ध्यान से देखिएगा प्राइस को। ये पिछली बार प्राइस ऊपर गया, यहां से गिर गया। अब प्राइस उसी नियर बाई रेजिस्टेंस के पास एक बार, दो बार, और यहीं खड़ा हो गया है। देखिए, लगातार रुक रहा है यहीं पर। और इसने क्या किया? एक फॉलिंग चैनल बनाया है, ये नीचे की तरफ गिरावट के साथ, और गिरावट तेज है नहीं, प्राइस सस्टेन कर रहा है। अगर गिरावट होती तो इसी तरह से आपने पिछली बार 42,700 से सेल किया, लेकर कहां तक आए? 41,868 तक। अगर आप दोबारा शॉर्ट कर रहे हैं ना सर, तो इस पूरी क्वांटिटी का कम से कम हाफ शॉर्ट कर दीजिए। 42,600 और 41,868, अमूमन आप मानिए तो 800 पॉइंट्स का मूवमेंट लगभग रफली फिगर ले 800 पॉइंट का है। अगर आप दोबारा गिरा रहे हैं तो आप 400 पॉइंट तक तो आसानी से ब्रेक कीजिए और फिर नीचे आइए। तो प्राइस क्या कर रहा है? नीचे तो आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे नियर बाई रेजिस्टेंस के पास। मैं वेट कर रहा था कि कभी भी ये ब्रेकआउट मुझे मिल गया ना, और इतनी समय का कंसोलिडेशन, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। और अगर ये कल मिल जाता तो शाम को ही मल्टीबैगर साबित होने वाला था। 2-2:30 बज रहा था सर, और 2:30 बजे के बाद अगर ये ब्रेकआउट मिलता तो 42,500, 600 के प्रीमियम्स जिनका कौड़ी का भाव था, हो सकता है कि 100, 200, 400 पे क्लोज करते। वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। दूसरा अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग मिला, तो उसको मिस नहीं करना था। देखिए, पहले मैं इसको हटा देता हूं दोबारा से। प्राइस ने क्या किया है? मॉर्निंग गैप अप किया है, ऊपर ओपन हुआ, नीचे की तरफ यही गिरावट हो रही थी। मुझे पता था ये रिटेस्ट करने आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ रहा था, कंफर्मेशन था लगभग माइंड में। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप बड़े प्रॉफिट्स करेंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज होगी, पता है क्या? अपने प्रीवियस प्राइस एक्शन पे जो बिलीव होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। जैसे आज के पैटर्न्स पे मैं जितना ऑप्शन बाइंग चाह रहा था, जितनी क्वांटिटी चाह रहा था, उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। मुझे अपने पैटर्न पे बिलीव है, क्योंकि मैंने पहले ट्रेड कर रखा है। अगर आप आज मुझसे सीख कर जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, अगर आपने अगले 1 साल में इस फॉर्मेशन को
अपनी आंखों के सामने 7, 8 या 10 बार होते हुए देख लिया और हर बार अगर ये सही साबित हुआ, फिर आपको इसी फॉर्मेशन पे इतना बिलीव होगा, एक दिन आप समझ जाएंगे इस फॉर्मेशन को, जब भी बनेगा आप एग्जीक्यूट करेंगे। और पैसा कहाँ लगता है? जहां पर आपका बिलीव होता है, पूरा पैसा वहीं लगता है। पैसे को राइड कहाँ किया जा सकता है? जहां आपका बिलीव है। और बिलीव प्राइस एक्शन पे ही होता है। भरोसा किस पे है? भाव पर होता है। और भाव पे भरोसा करने के लिए खुद पे भरोसा होना जरूरी। अब देखिए, कई सारी चीजें एक साथ आती हैं माइंड में। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा माइंडसेट पे 5 मिनट ले लेता हूँ। मैं अब क्लास में लेता हुआ आ रहा हूँ, तो इसको लेके हुए आगे ही बढ़ूंगा, ठीक है? पहले मैं अमूमन प्राइजेक्शन पे ज़्यादा बात करता रहा। अब जब टाइम आया है आपके माइंड से स्ट्रांग होने का, वो समय ये है जब इजी टू अर्न होता है तो प्राइस पे चलिए, और जब पेशेंस के साथ ट्रेड करना है तो माइंडसेट और प्राइस दोनों को साथ लेकर चलिए। कई ट्रेडर्स का मैसेज आता है, कॉल भी आता है, तो एक बड़ा चीज़ है, क्या है? एक ही बात कहते हैं। कई इक्वल क्वेश्चन है ये कि सर आप कहते हैं कि एक समय पर वेट करना है प्राइस के बनने का, एग्जीक्यूशन के लिए पेशेंस रखना है। फिर आप कहते हैं कि एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, कि जैसे ही एक प्राइस मिला है बाइंग के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिला है तो अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना है। दोनों बातें कही हैं। फिर ट्रेड को बुक भी करना है, ट्रेड को राइड भी करना है। और कब कौन सा प्राइस एक्शन काम करेगा? ट्रेड को फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि प्राइस बना है उसको फिल्टर करना है कि चलेगा भी या नहीं चलेगा, छोड़ना है कि लेना है। अब इतने सारे आंसर्स जब प्राइस सामने लाइव मार्केट में बन रहा है, तब मैं कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊं और एक साथ इतनी सारी चीजों को एक साथ देख पाऊं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए, इसके लिए है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग लाइव मार्केट में रोज बैठकर कुछ ना कुछ पैसा लगाकर इस प्राइस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी तो आपको सामने ही ट्रेड कराता हूं, पूरे हफ्ते में एक ट्रेड भी लॉस में गया है क्या? पूरा चॉपी मार्केट, इतना सोचिए, 800 पॉइंट का रेंज है और पिछले हफ्ते से चल रहा है, क्या लॉस कटवाया है क्या? कभी भी लॉस देता भी हूं तो 15 पॉइंट मैक्सिमम, 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाना है। आज आप लोगों ने 58 से लेके 60 या 56 मिनिमम प्राइस है जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, जबकि मैं बहुत दूर का 41,500 की बात कर रहा हूं। जिन्होंने 700 800 की, उनका और प्राइस रहा होगा। जो लोएस्ट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस रहा 41,500, वो भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा 58-60। 29 के 30 के आसपास मैंने कहा कि अब आप बुक कर सकते हैं। फिर जब लास्ट प्राइस रहा, तो जब रिजल्ट्स आने हिट करने लगे मार्केट को, तो मैंने कहा कि जैसे ही थोड़ा सा सस्टेन होगा फिर दोबारा से एंटर कर लीजिएगा। फिर भी आपने 32-33 पे बुक कर लिया होगा, जब आप बहुत दूर का शॉर्ट कर रहे हैं तब। तो देखिए, ये कैसे आया है, मुझ में कैसे आया है, आप में कैसे आएगा? वही बात है, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी कहते थे, ताऊ जी कहते थे, वही कि एक श्लोक की तरह बताते थे कि पढ़ने बैठना है तो कैसे बैठना है। तो वही बात है, वो कहते थे ना कि बगुले जैसा ध्यान, वही चाहिए। वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यान, वो वको ध्यानम को ध्यान रखिए कि बगुला भी तो यही करता है ना सर, मछली पकड़ना है, पैर की तक आवाज नहीं आती है उस पानी के ऊपर जिसके ऊपर वो रहता है, पैर तक की, अब खुद के सांस लेने की आवाज नहीं आती, और पेशेंस से वेट करता है बिल्कुल ध्यान से, और एक बार एग्जीक्यूट करता है अपनी चोंच से, एक बार सिर्फ नीचे लाता है और कभी खाली नहीं आती है, मछली पकड़ कर ही बाहर निकलेगा। ये एग्जीक्यूशन है, ये वेट है, यही पेशेंस है। और ये सारी चीजें एक साथ बिल्ड होने में समय लगता है, एक दिन का काम तो है नहीं। कब ज्यादा पैसा लगाना है, पोजीशन साइजिंग एक अलग विषय है, बात करूंगा किसी दिन। तो कैसे हो सकता है? डेली बाजार में बैठेंगे। ये देखिए, जो मैं कर रहा हूं ये 60-70% है। 60-70% तो है, ये तो तय है, क्योंकि मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड्स भी करा रहा हूं, प्राइस एक्शन जो सिखा रहा हूं उसको सामने एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। उसके साथ 30-40% जो रह जाता है ना, वो आपका खुद की पॉलिशिंग करना है, आपका रिस्क मैनेज। 2 ही 3 बातें हैं कि आपका पैसा आपका है, रिस्क मैनेजमेंट अपना आपको करना है। कितना आपके पास पैसा है, जितना रिस्क लेंगे उतना रिवॉर्ड आने वाला है। ट्रेड्स को कब लेना है, खुद की ट्रेड को कर रहे हैं, मेरी ट्रेड्स को कर रहे हैं, उससे कितना बेनिफिट होगा, प्राइस को आप बस पढ़ना सीख जाएंगे। एग्जीक्यूशन उसी को आएगा जो खुद की ट्रेड्स को भी इंडिविजुअल ट्रेड कहीं ना कहीं जरूर कर रहा होगा, खुद के ट्रेड प्लान कर रहा होगा, खुद के स्टॉप लॉसेस ले रहा होगा। टारगेट ले रहा है नहीं ले रहा है मतलब नहीं मुझे, जो खुद के एसएल ले रहा है ना, उसकी लर्निंग सबसे स्ट्रांग होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरी बात ये
कि मैंने ये भी कहा है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ सारी चीज़ों के। मैंने कहा कि आपको प्राइस के साथ चलना है। मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपने प्राइस को कैच कर लिया, जैसे आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन शॉर्ट किए नीचे से, अगर आज ही 42,700 के ऊपर क्लोज करता ना, जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगर ये वीकली क्लोजिंग 42,700 के ऊपर मिली तो हम लोग जरूर अपसाइड की तरफ निकलेंगे, तो मैं आपको हो सकता था कि 42, 41,800, 42,000 तक शॉर्ट करा के जाता और लॉन्ग करते हुए निकल जाता। और इसी के साथ जैसे जैसे भाव ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं भाव के पीछे चलाता रहूंगा आप लोगों को। जैसे जैसे भाव, अब ये 700 ब्रेक करेगा मैं थोड़ा सा आगे खड़ा हो जाऊंगा, ऊपर और निकलेगा 43,000 के पास रेंज ब्रेक करेगा मैं थोड़ा और आगे खड़ा हो जाऊंगा, नीचे आके फिर हाई ब्रेक करेगा फिर मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। ये क्या है? प्राइस के साथ चलना है। यही तो मैं, देखिए मैं क्या कर रहा था निफ्टी में, मैंने क्या किया कल तक, क्या किया है मैंने आपको नीचे से शॉर्ट कराया एक बार, फिर दूसरी बार शॉर्ट कराया, कल मोमेंटम आया ही नहीं तो मैंने निफ्टी को छोड़ दिया ना, वहां पर छोड़ दिया। अब दोबारा जब मूवमेंट मिलेगा फिर निकलूंगा उसी के साथ। तो ये मूवमेंट जब तक चला है तब तक मैं साथ था, मूवमेंट डल हुआ मैं निकल गया। अब बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिला है तो उसको कैच कर रहे हैं। तो जिधर भाव चलेगा उधर ही चलना है, सीधा सा मतलब है। जिधर प्राइस चलेगा आपको प्राइस के अगेंस्ट नहीं रहना है। अगर प्राइस के अगेंस्ट आप हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, ट्रेड को काटिए और निकलिए। प्राइस को पहले अच्छे से देख लीजिए। जल्दबाजी ट्रेड को काटने में नहीं होती, ट्रेड काटने में 1 सेकंड का समय जाना है। पहले चार्ट पे आइए और देखिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। सारी चीजों को एक बार रिव्यू कीजिए कि मैं ही तो नहीं बाजार को शॉर्ट करने में लगा हूं और बाजार खुद को कह रहा हो कि वो लॉन्ग है। इस तरह से एक बार 5 मिनट लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो पहले पोजीशन को काटिए और अपना 10, 15, 20 मिनट समय लीजिए और फिर प्राइस को बिल्ड होने दीजिए। सामने बैठिए, प्राइस को बिल्ड होने दीजिए, चलने दीजिए प्राइस को स्क्रीन पर, और देखिए कि अब आपको, अगर आप गलत थे तो अब आपको अपोजिट साइड जो ट्रेंड का साइड है उधर ट्रेड किस प्राइस पर एग्जीक्यूट करना है, फाइंड आउट कर ली। ये नहीं करना है कि आप अगर गलत डायरेक्शन में हैं, मान लेते हैं कि प्राइस आपको कह रहा है कि लॉन्ग करना है, ठीक है, ऊपर जाना है, और आप शॉर्ट करके बैठे हैं। अब आप माथा पीटते रहें बैठकर कि मैं तो शॉर्ट करके बैठा हूं और बाजार से कह रहे हैं गिर जाइए। आपके कहने से चलेगा? नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे? चार्ट पर जाइए, जो प्राइजेक्शन सीख रहे हैं जिस तरह से, इसी प्राइजेक्शन को वहां पे अप्लाई कीजिए। और फिर क्या करना है, अगर आप गलत हैं तो सबसे पहला काम करना है जो ट्रेड में है उसको कट कीजिए। अपनी गलती मान लीजिए कि मैंने गलत ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, पहला काम हो गया। ये सबसे बड़ा काम था जो पहला आपने कर लिया। अब आप फ्री माइंड से सोच पाएंगे कि आगे कुछ हो सकता है क्या। अब देखिए कि अगर ऊपर प्राइस जाना था और मैं गलत डायरेक्शन में था तो अब मुझे एंट्री कहां मिलेगी। ये नहीं होना चाहिए कि ये ट्रेड काटा है और ऊपर जाना था तो हाई पे ही बाई करे ले रहे हैं। नहीं, अगर आप प्राइस पहले से हाई पे है तो वेट कीजिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, फिर आप लेकर जाइए ऊपर। एंट्री देखिए कि एंट्री मुझे अच्छी कहां मिलेगी, उस एंट्री का वेट कीजिए। यही तो पेशेंस है, यही तो एग्जीक्यूशन है जो आपके साथ चलने वाला है। मैं किसी चीज को, देखिए यही प्राइस है, इक्वल प्राइस है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने कहा कि कल क्या था, एक्सपायरी, मूवमेंट नहीं मिला, प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस ट्रेड करता रहा, एक फॉलिंग जोन बनाया और ब्रेकआउट किया, मॉर्निंग ब्रेकआउट किया, गिरते हुए भाव को खरीद लिया मैंने। क्यों? प्रीवियस पहले इस प्राइस को मैंने कई बार ट्रेड किया है, तो वो भरोसा है इस भाव पर कि ये लॉस नहीं देगा और देगा भी। मेरा पहले से प्लान है कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे निकलता ना तो मैं काट के भी निकल जाता, ये भी कंफर्मेशन है। अगर पिछले दिन के लोग ये क्लोजिंग प्राइस जो है इसके नीचे निकलने की कोशिश करता, मैं काट देता ट्रेड को, बिल्कुल नहीं रखने वाला था। और तब तक मैं सिर्फ ऐड करता, जितनी गिरावट होती मैं ऐड करता। यही तरीका है। अब देखिए दूसरी बात, अब हम लोग थोड़ा सा, जो हम लोगों ने पहले से ट्रेड प्लान किया है, क्या उस पर कुछ होने की संभावना है? कि जैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच से चलकर आए होंगे किसी ना किसी क्लास में, आप लोगों ने भी ज़रूर कहीं ना कहीं, कल तो क्लास नहीं हुई होगी, इसके पहले आप लोगों ने किया होगा। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग नियर बाई रेजिस्टेंस अगर वीकली पर इसके प्रीवियस, इस पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक करके क्लोज करते, इस पिछले हफ्ते के हाई को ब्रेक करके क्लोज करते आज, तो समझ लेते कि 3-4 कैंडल्स बनी थी, उसके बाद आज ब्रेकआउट मिल गया है, अब रिटेस्ट के बाद निकल जाएंगे। लेकिन प्राइस उसके हाई के पास तक तो आया आज, और प्राइस देखिए कल भी सस्टेनेबिलिटी प्राइस में दिखी,
आज भी नियर बाई डे हाई सस्टेनेबिलिटी प्राइस में पूरे दिन रही है, पूरे दिन सस्टेनेबिलिटी रही है। लेकिन पैटर्न्स सुबह जो हाई बन गया ना छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको शो कर देता हूं। मैं आपको दोबारा से और पोजीशन शॉर्ट लॉन्ग करा सकता था, मैंने सिर्फ यही एक कारण रहा कि नहीं कराई। क्या देखिए, मॉर्निंग में जो फर्स्ट एक मिल गया मूवमेंट, उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस लोअर लोज में जाने लगा था ये। अब देखिए लोअर लोज में चलने लगा था ये। अगर ये एक बार भी तब्दील होके ये हाई ब्रेक करता और यहां से निकलने की कोशिश करता, मैं और पोजीशंस आपको लॉन्ग ऐड करा कर जाता। अब मैं वेट कर रहा हूं अगर ये हाई ब्रेक करे, या फिर अब अगर लो ब्रेक करेगा तो मेरे लिए प्राइस उतना महत्वपूर्ण तभी होगा जब वो 41,800 के नीचे ट्रेड करे। क्यों? तब तक मैं सिर्फ रेंज बाउंड मानूंगा और स्ट्रेंगल में पैसा कमाते हुए आगे बढ़ूंगा। यही वो रिजेक्शन जोन है, यही तो रिजेक्शन जोन है जो प्राइस को रोक कर रखा है, यही प्रीवियस सपोर्ट है। तो इस जोन में आके अगर ये रिजेक्शन को ब्रेक करेगा ना, तो सेलर बहुत बड़ा काम कर रहा है। जितना बायर इस भाव को रोकने की इतने समय से कोशिश कर रहा है, मतलब बायर का बहुत पैसा लगा है। इतने बड़े पैसे को काट कर भी अगर कोई शॉर्ट करेगा ना, तो बहुत इंपल्सिव सेलिंग आनी है, बहुत तेजी से भाव गिरेगा, बता चुका हूं आपको। अब इसी तरह से अगर ये हाई ब्रेक होते हैं 41,700 के ऊपर, तो देखिए टारगेट पहला तो ये 43,600, और ये छोटे टारगेट हैं। इस यहां से ये नहीं समझ लेंगे कि हम लोग ट्रेंड अपसाइड चला गया है, नहीं। मिनिमम एक अपर हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल कब है? जब बाजार यहां तक जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आके इसको 43,600 को भी ब्रेक करके सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद रिटेस्ट करके जब यहां पहुंचेगा ना, तो मैं कंफर्मेशन मानूंगा अब ये भी ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक बार में रिवर्सल नहीं देखना है। देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, प्राइस से पहले, रिजल्ट से पहले रिजल्ट मार्केट को हिट करता है, बजट से पहले बजट में जो भी कुछ है ना, वो मार्केट को उससे पहले हिट करेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर बजट में कुछ अच्छा है तो हो सकता है कि रैली आपको पहले देखने को मिल जाए, अगर आनी होगी। अगर बजट में नहीं बेहतर है तो हो सकता है डाउनफॉल पहले देखने को मिल जाए। तो जो भी होना होता है ना, बाजार पहले कर लेता है। बजट सेशन तो सिर्फ आपको जिस दिन बजट होगा 80% चांसेस मानिए कि बाजार सिर्फ फ्लक्चुएट करेगा, और मैं तो एक ही राय देता हूं कि उस दिन बाजार से दूर बैठिए। 400 पॉइंट अप करेगा, 400 पॉइंट डाउन करेगा, आपके दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होंगे, किसी काम का नहीं। या तो फिर आपका इतना एक्सपर्टीज हो कि आप प्राइस को तुरंत काट लेते हो, तुरंत लेते हो, पैसा भी बहुत बनता है, ये भी बात है। जो प्राइस को अच्छे से रीड कर लेता है और एग्जीक्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और जल्दी से स्टॉप लॉस काटता है, पैसा बहुत बनता है। 5 मिनट का कैंडल चार्ट 500 पॉइंट का बनता है, 300 पॉइंट के कुछ नहीं तो 7 से 8 कैंडल्स आप देखिएगा फॉर्मेशन होंगे। तो देखिए, अब हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये हाई लगा हुआ है और ये लो है, अगर इस हाई के ऊपर क्लोज होता तो हम लोग लॉन्ग करते और पोजीशंस को साथ ले जाते। अब नेक्स्ट सेशन में ये एक्सपायरी भी पहले है, 26 जन पड़ेगा, तो उसके लिए एक दिन का शायद एक्सपायरी थर्सडे को नहीं, वेडनेसडे को पड़ने वाला शायद। तो जब ये ब्रेक होगा तब हम लोग और लॉन्ग करेंगे, जब तक ब्रेक नहीं होगा हम लोग स्ट्रेंगल ही प्ले करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, निफ्टी को देखते हैं। चलिए, निफ्टी में क्या है, मैं जो बात कर रहा था कि देखिए निफ्टी को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी कभी भी कुछ भी करेगा और हम लोगों को हमेशा तैयार रहना है। ट्रेंड मिलेगा तो निकलना है साथ में, ट्रेंड को नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए ये बना है नॉट पैटर्न, दिख रहा है, गांठ पैटर्न बना है, हाई और लो। जैसे ही हाई लो निकला है प्राइस ने दिया है। अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने क्या कहा कि जब भी हाई या लो ब्रेक होगा तो ट्रेंड तो मिलेगा, तो आप लोग तो ऑप्शन बायर तो ले गए पैसा इस समय पर। अब जो नहीं ले जा पाए हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है सर, अगर ये नॉट पैटर्न अब जाकर फेलियर करता है, टारगेट तो ऑप्शन बायर को इंट्राडे तो क्लोजिंग हो गया, आप लोग सभी लोग पोजीशन बुक कर लेंगे, किसी काम का नहीं। अब गिरे या फिर चले, मुझे लगता है मुश्किल ही होगा किसी के पास पोजीशन होल्ड रह गई हो शॉर्ट्स की, जो लोग बाइंग की हो। अगर अब जाके दोबारा से इस हाई को ब्रेक कर देना तो समझिएगा जिन लोगों ने इसके नीचे शॉर्ट किया है ट्रैप किए गए हैं। आप यकीन मानिए इसके बाद बहुत बड़ी रैली आनी है। अगर ब्रेक करता है तो, नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है। और देखिए यहां पर ये दो पैटर्न्स मैंने बताया था, दो कैंडल्स इस तरह से ट्विजर्स टाइप की थी। ये एक और बनता तो बहुत अच्छा होता, नहीं बना है तो भी अगर कभी भी ये हाई ब्रेक हुए तो ये जरूर ब्रेक होंगे। और ये कब तक हाई ब्रेक होने की संभावना है, जब तक स्विंग लो नहीं जा रहा है। ये स्विंग लो नहीं जा रहा है जब तक,
तब तक संभावना रहेगी कि ब्रेक हो सकते हैं। जब भी ब्रेक होंगे हम लोग निफ्टी में आंख बंद करके लॉन्ग कीजिएगा, और पैसा ना बने तो बताइएगा। आंख बंद करके लॉन्ग कीजिएगा जब भी हाई ब्रेक हो। हाँ, थोड़ा सा बस इतना प्राइस को देखे रहिएगा कि अगर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा बाइंग करते हुए आगे बढ़े, थोड़े समय गुजारे। जैसे मुझे बैंक निफ्टी का प्राइस काफ़ी अच्छा लगा, बैंक निफ्टी का प्राइस काफ़ी अच्छा लगा। कारण क्या है, मैंने यही तो सोच रहा था कि कोई अगर इस तरह से प्राइस बिहेव करे जैसे किया उसने, कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी दिखे। मैंने कहा भी होगा सेशंस में कि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा मूव मिल जाए, अगर बनेगा तो छोड़ेंगे, तो नहीं। खैर, अगर नहीं बनता है तो बेहतर है, और गिरावट ना हो, बस प्राइस फ्लक्चुएट ना करे। इस तरह की कैंडल्स ना बने, इस तरह की कैंडल्स ना बने, और इस तरह की कैंडल्स। देखिए, गिरा है उतना कवर कर गया, क्या मतलब है इस बात का? इस गिरावट से इस अपसाइड तक सिर्फ पैसा ही तो काटा गया है, इसके अलावा किसी का कोई इंस्टीट्यूशन लॉस दिखता है क्या? नहीं दिखता है। किनका पैसा गया? रिटेलर्स का गया है। तो इस फ्लक्चुएशन में सिर्फ लॉस करते हैं रिटेलर्स। और जब भी प्राइस पेशेंस के साथ चलता है, जैसे ये प्राइस बिल्ड किया गया है, कल जो ये सस्टेनेबिलिटी दिखती है, ये प्राइस बिल्ड किया गया है, ये अच्छा भाव है। अब आज का भाव हाई के पास गया है, काफी कोशिश की उसने रुकने की, बेहतर है, अच्छा प्राइस है। अब अगर जाके ये ब्रेक करेगा ना, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। फिर से आपको मैंने क्या कहा, फिर से एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। 43,000 तक तो कहीं नहीं गया बायर्स के लिए, और उसके बाद भी अगर यहां से निकलता है तो मान के चलते हैं 43,200 तक तो जाने वाला है, 42,700 के बाद। अब ये एक अच्छा भाव दिखता है। देखिए, मुझे भाव कैसे अच्छे दिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बता चुका हूँ, कई क्लासेस में डिस्कस करता रहता हूँ, फिर एक बार शो करता हूँ। देखिए, जैसे IDFC फर्स्ट का मैं आपको चार्ट शो करता हूँ। देखिए, प्राइस को छोटा कर लीजिए। अब ये प्राइस अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम है, याद रखिए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं है, ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं आपको निफ्टी PSUs का भी चार्ट शो करूंगा, आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत तेजी से शॉर्ट किया गया। पहले से ट्रेंड क्या है? पहले से ट्रेंड है अपसाइड, ठीक है। और लास्ट प्राइस जो दिखता है बाइंग का, वो ये सबसे अच्छी बाइंग थी कि प्राइस ने जब ये हाई बनाया, फिर यहाँ से निकला, तो सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जब निकलता है तो वही सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। प्राइस ऊपर गया, फिर ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है तब से। एक 63 से सेल किया और ये लो लगाया है यहाँ पे 52-80 के आसपास का, ठीक है। अब लेकिन प्राइस जो है यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने प्राइस को यहाँ खड़ा ही नहीं रहने दिया। उन्होंने नेक्स्ट डे गैप अप कराया होगा, फिर प्राइस को ऊपर लेके गए। और अब वही चीज़ है क्या कि फिर वहीं पहुँच कर देखिए ये प्राइस को, ये गिरावट की तरह दिखता है। जो पिछली बार सेलर इतना इंपल्सिव सेल किया हो, ये 5-6 ट्रेडिंग सेशन में 64 का भाव 52 लाना आसान बात है क्या? नहीं है। काफी इंपल्सिव सेलिंग है, बहुत तेजी से गिरावट है, एक सेशन बायर को बाई करने का मौका नहीं दे रहा है। उसके बावजूद इतनी बड़ी सेलिंग के सामने भी प्राइस को हायर जोन में, देखिए ये लोअर जोन होता अगर भाव यहां कहीं रुका होता। प्राइस रुक कहां रहा है? आपने यहां से शॉर्ट किया है, प्राइस इसी के पास से रुकने की कोशिश करने लगा है। और सस्टेन कैसे कर रहा है? छोटी छोटी सी कैंडल्स में। मैं आपको बताऊं, ये वॉल्यूम्स आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक कैंडल आपको दिखेगा इस तरह का, वॉल्यूम्स का अचानक से दिखेगा ये, और उस दिन आपको बहुत बड़ी बाइंग नहीं दिखेगी। इसी तरह का कोई कैंडल शो होगा यहाँ पे कि इस तरह से दिखेगा कि पिछले 3-4 दिन की सेलिंग काट दी गई होगी, बस इतना शो करेगा। यकीन मानिए उसके बाद इसके टारगेट मिनिमम 72, 75, 80 होने वाले हैं, मिनिमम होंगे जो पोजिशनल। 1-2 दिन में नहीं आना है, धीरे धीरे आएगा, 1.5-2 महीना लग सकता है, हो सकता है 20 दिन में चला जाए, लेकिन आना ज़रूर है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको निफ्टी PSUs का देखिए, मुझे चाहिए सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जहाँ दिखती है वहाँ प्राइस कुछ बिल्ड कर रहा है, और जहाँ फ्लक्चुएशन चल रहा है वहाँ ना तो बिल्ड हो रहा है और ना ही कुछ ऐसा है कि आप वहाँ पे शॉर्ट आप इंट्राडे कर सकते हैं, या तो फ्यूचर शॉर्ट कीजिए तो पोजिशन ले जाइए, उसका प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इक्विटी की तरफ जाइए।
अगर आप ऑप्शंस में हेज कर रहे हैं या फिर ऑप्शन बाइंग आपको आ गई है, आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं प्राइस एक्शन को अच्छे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके बाद कुछ रह जाता है तो इक्विटी रह जाती है। और स्विंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, यकीन मानिए जितना आप यहाँ पे महीने भर में कमाएंगे ना, एक स्टॉक स्विंग में दे देता है कभी कभी। और अगर आपको आ गया ना खरीदने का तरीका, खरीदने का मैंने कहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को खरीदना आसान है, होल्ड करना मुश्किल है, टारगेट तक होल्ड करना मुश्किल है, वो पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है। आपको रोज आप बाजार में बैठेंगे, आपको लगेगा आपका पैसा कहीं होल्ड है और यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँ, कितने देर होल्ड रखेंगे आप? ये उनके लिए है जो जॉब ओरिएंटेड है कि उनके पास समय ही नहीं है सर, टाइम है ही नहीं बिल्कुल। तो क्या कीजिए, आपका मॉर्निंग ऑफिस है कोई बात नहीं, शाम को आते हैं 1 डेढ़ 2 घंटा दीजिए, ये होमवर्क की तरह है, 1 डेढ़ 2 घंटा दीजिए, चार्ट्स को ओपन करके देखते रहिए, डायरी पर लिख लीजिए सभी स्टॉक्स, जो भी आपको प्राइस अच्छे दिख रहे हैं स्टॉक्स लिख लीजिए। नेक्स्ट डे प्राइस लिख कर रखिए कि किस प्राइस पे एग्जीक्यूट करना है, किस ब्रेकआउट पे लेना है, पहले से लिख कर रखिए। लिख लिया है, अब जब भी आपको एंट्री मिलता है, एंट्री इंट्राडे ले लिया है, पोजिशनल उसको छोड़ दीजिए नॉर्मल ऑर्डर में। अब आपको देखना ही नहीं है, आपको आपके पास आपका स्टॉप लॉस है, एक एक दिन में रिव्यू करते रहिए अपनी पोजीशन को, बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पूरे दिन बाजार में भी नहीं बैठना है, जिनको पूरे दिन बाजार में बैठना है स्विंग ट्रेडिंग उन्हीं के लिए तकलीफ करेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, देखिए अगर आपके पास पैसा है कि आप डेरिवेटिव भी ट्रेड कर पा रहे हैं और उसके बाद स्विंग के लिए भी पैसा रख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है कि जिस पैसे से आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं उसको आप इक्विटी की तरफ ले जाएंगे ना, और स्विंग के लिए हो सकता है 1.5 महीने में टारगेट आए और आपको रोज बाजार में बैठना है, फिर तकलीफ होगी, माइंड आपको उस पोजीशन को होल्ड नहीं करने देगा, थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आप उसको काट के भागेंगे, और जब लॉस लग रहा होगा तब आप स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएंगे बड़े और टारगेट आप हमेशा छोटे बुक करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं आने वाला है। और देखिए ये सारी चीजें मैं बहुत एक्सपीरियंस से कह पा रहा हूं, एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए इस चार्ट को देखिए जरा, इसको जरा वीकली पर देखिए तो और अच्छा दिखता है। मुझे लगता है यहाँ भी एक कैंडल शायद मिसिंग है, यहाँ पर एक वीकली कैंडल इसको कवर अप करते हुए इंगल्फ कैंडल है, ये जो एक कैंडल है ना, एक बीच में इंगल्फ कैंडल है और उसके बाद 4 कैंडल्स यहाँ बनी है। सोचिए जिसने इवनिंग स्टार बनाकर शॉर्ट किया हो, प्राइस उसके पास रुक रहा है, अगर ये हाई ब्रेक हो गए ना तो ये रैली बहुत बड़ी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पीएसयूज में कुछ भी बेचने लायक नहीं है और बजट में कुछ ना कुछ तो है पीएसयूज के लिए जो इतना चल रहे हैं। देखिए ये प्राइस कितना बेहतर लगता है, यहाँ पे एक कैंडल मिसिंग है, ये यहाँ पे 1-2 कैंडल्स हो सकती हैं, आइडिया नहीं है, लेकिन वीकली पर पूरा एक इंगल्फिंग कैंडल है, जैसे ये वीकली कैंडल बना है तो इसका एक इंगल्फिंग कैंडल पूरा प्राइस को ढकते हुए ऊपर आया है, भाव पूरी सेलिंग को काटता हुआ, और उसके बाद हाई के पास फिर यहीं रुक रहा है। और देखिए ये शॉर्ट्स के कैंडल हैं, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, भाव रुकने की, कोई सेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर की सबसे बड़ी जीत तो ये है ना, बायर की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर क्या है कि इतनी खरीदारी के बावजूद आप अपर प्राइस पे सस्टेन करा पा रहे हैं स्टॉक को। बाकी स्टॉक्स आप देखेंगे जहां पर फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है या फिर आपको बम्प एंड डंप किया जा रहा है, तो पता है 90 डिग्री के एंगल में प्राइस ऐसे दौड़ता है 80 to 90 डिग्री एंगल में, और जब डंप होता है तो ऐसे ही गिरता है, जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना उतनी तेजी से गिरावट आती है। और इंडेक्स ये इतना बुलिश है कि इतनी बड़ी रैली की बात सोचिए, 31-3200 का भाव, इसके नीचे से भी चला है ये, देखिए यहां से चलते हुए गया है ये, पिछली बार हाई बनाया इसी तरह से सस्टेन करके निकल गया, फिर हाई बनाया, अब देखिए फिर सस्टेन करके फिर निकलेगा, ये दूसरी बार होगा और एक बार और होगा। मैं पीएसयूज जब तक 10,000 के ऊपर ना जाए ना, रिव्यू ही मत कीजिएगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, होल्ड कीजिए। निफ्टी पीएसयूज 20 कब से खरीदारी करा रहा हूँ आप लोगों को, याद कीजिए वो समय, आईडीएफसी और पीएनबी कब से खरीदारी हो रही है, बीओबी, ये वो बैंक्स हैं जो मल्टीबैगर हैं। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो बेहतर है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से निकाल कर यहाँ रखिए पीएसयूज में। अगर कहीं भी रिस्क दिखता है तो एसआईपी मोड में चले जाइए, पीएसयूज के 20 में एसआईपी कीजिए। यकीन से कह सकता हूं कि आपका पैसा 2 गुना 4 गुना 5 गुना होने से तो अभी 5-6 साल में कोई नहीं रोक सकता है,
ठीक है, बहुत आसानी से। और कब से खरीदारी करा रहा हूँ मैं, तो यहाँ कहीं से खरीदारी करा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत समय हो गया यहाँ कहीं से खरीदारी करा रहा हूँ, तब ये हाई लगा चुका है। उसके बाद अभी भी एवरेज कराता हूँ, बेचने के लिए नहीं कहता हूँ, एवरेज करा रहा हूँ। किसी से एक बार भी कहा कि पीएनबी बेचिए, आईडीएफसी, कहता हूँ जितना गिरे खरीदिए, जितना नीचे मिल रहा है अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खरीदिए। पीएसयूज के जो भी स्टॉक, बहुत बैंक हैं, मैं आपको नाम लेकर बताऊंगा, जितना पूरे इंडेक्स के बैंक देखिएगा डबल हो चुके होंगे, और आपको लग रहा होगा कि देखिए महंगा भाव ही और महंगा होगा, ध्यान रखिए इस बात को। आपको लग रहा होगा कि रैली आ गई है, बीओबी जो 80-85 बिक रहा था वो 180 ट्रेड कर रहा है, 185 ट्रेड कर रहा है। आप यकीन मानिए वो 500 भी ट्रेड करेगा और स्प्लिट होकर फिर दोबारा 500 ट्रेड करेगा, 1:2 में करे, 3 में करे, फिर 500 ट्रेड करेगा। टाटा स्टील आपको लग रहा है इतना ऊपर जाके स्प्लिट होके फिर मिला है, वो दोबारा से ट्रेड करेगा सर, जहां से आया है ना, स्प्लिट होने के बाद फिर वही उसी प्राइस पे ट्रेड करेगा एक समय। आप पेशेंस रख पाइए। देखिए अगर आपका कोई अर्निंग का कोई सोर्स है और आप कहीं भी एसआईपी चला रहे हैं, तो बेहतर है यहां बैठकर एसआईपी चलाइए। ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। आने वाले 10, 20, 15 साल जो होल्डिंग में चला गया, एवरेज रिटर्न अगर आप इंट्राडे 1%, आधा % गेन करते हैं सारी ट्रेड्स में माथापच्ची करके, और अगर आपको इनसे बहुत ज़्यादा सुकून नहीं और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है ना, तो मैं आपसे कहता हूं कि एसआईपी मोड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे स्टॉक्स में। मैंने आईटी के कितने स्टॉक, आईटी का 20 बताया हुआ आप लोगों को, कितने स्टॉक्स बताए हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक लोग खरीदने को तैयार नहीं है सर, वो बैंक का पीरियड है ये, आप अभी समझेंगे जब रैली आएगा। मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनिए आप, इतना बुलिश मैनेजमेंट मैंने कभी किसी का नहीं देखा, किसी इंडेक्स का नहीं, किसी भी इंडेक्स के कोई सेक्टोरल ग्रोथ हुई है इससे पहले तो नहीं देखा। पीएसयूज के साथ ही रियल्टी भी चलेगा, और आप देखिएगा रियल्टी उतना मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस कर पाए जितना पीएसयूज करेंगे। अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ है। आपके रिटर्न 15 से 20 साल में मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जो आप इंट्राडे में कमाएंगे इनको बीट कर देंगे। जो इन्वेस्टर है वो इस पैसे को बीट कर देगा जो ट्रेडर कमाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो ऐसा भी नहीं है कि एक साथ इतना बुलिश हो जाइए कि पूरा खरीद के रख लीजिए, कल को बाजार 15,000 आ जाए, 14,000 आ जाए, वो अपॉर्चुनिटी होगा, फिर आपके पास पैसा नहीं होगा। तो क्या करना है, धीरे धीरे खरीदारी करते हुए आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है, देखिए हर बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी आता ही रहता है। तो पैसे को बचा के रखिए, 40-50% इन्वेस्टमेंट है, बाकी हाथ में रखिए। बड़ा पैनिक मिलेगा एक साथ डालेंगे, इसीलिए तो एसआईपीज कर रहे हैं। इसी तरह के मैं आपको कई चार्ट शो करता रहता हूं। मैंने बीएल दिया था, अभी उसी रेंज पर है, और आप देखिएगा जिस दिन चलेगा बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने को है, जिस दिन है। कई सारे स्टॉक आप लोगों को अपसेक्शन देते रहते हैं और मूवमेंट आप लोग कैच करते रहते हैं, देखते हैं कि कितना मूवमेंट मिलता है वहां पर। चलिए ठीक है, आज थोड़ा कम समय दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।